मजाक करने के लिए खड़े हैं? हम खड़े हो गए मतलब एक्शन कर दो। एक्शन हो गया। आवाज ब्लिंक कर रहा है? हाँ, तो ठीक है, एप्लीकेशन में चेक कर लो। एग्जॉस्ट बंद कर दो, गेट लगा दो। तुमको तो ये सब नहीं पढ़ना है, कारण से कि जब तक तुम इस लेवल तक आएगा सिलेबस बदल चुका होगा। ये आखिरी सिलेबस है। बहुत बड़ा चैप्टर है पढ़ी के वाला ही। हम्म। चलिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं। 6 सेमेस्टर का ये जो पहला यूनिट है आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। एक शॉर्ट ओवरव्यू है। यूनिट 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन का है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताया जाएगा कि स्टील का क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है, टाइप ऑफ सेक्शन कितने तरह के होते हैं, स्टील का ग्रेड क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसके बाद कितने तरह के लोड हैं, आईएस स्पेसिफिकेशन और मेथड ऑफ डिजाइन। मतलब स्टील स्ट्रक्चर पे टोटल जो आप पढ़ने वाले हैं उसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आपको इसमें जानना होता है। दूसरा चैप्टर है लिमिट स्टेट डिजाइन का। जो आप ऊपर पढ़ेंगे उसका लिमिट स्टेट का डिजाइन करना, मतलब पूरे सिलेबस में आप आरसीसी भी पढ़े होंगे। 2 तरह का डिजाइन होता है, एक होता है एलएसएम, दूसरा होता है डब्ल्यूएसएम का। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एलएसएम के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूएसएम नहीं पढ़ना, जबकि आरसीसी में डब्ल्यूएसएम का इंट्रोडक्शन भी था, यहाँ पर एलएसएम है। तीसरा यूनिट है डिजाइन ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन का डिजाइन कैसे करेंगे, मतलब कनेक्शन कितने तरह के होंगे, बोल्टेड, वेल्डेड। ठीक है, ये तरह का कनेक्शन है, बोल्टेड, रिवेटेड एंड वेल्डेड का कनेक्शन है। इसमें क्या रिजिड और फ्लेक्सिबल कनेक्शन किसको कहते हैं, बेसिक क्या होते हैं, ठीक है, क्लियरेंस फॉर होल, मिनिमम, मैक्सिमम,
बोल्ट का ये थिकनेस, प्लेट का थिकनेस क्या होता है, मतलब जो बोल्ट हम एक प्लेट दूसरा प्लेट से जब हम जोड़ते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, ये आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 की बात कर ले तो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 में डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, अगर आपका ये बीम है, लोड अगर इस पर ऐसे लगाते हैं तो ये आपका कैसे होगा, टेंशन में होगा। अगर ये आपका कॉलम है, लोड इस पर लगता है तो ये कंप्रेशन में होगा। तो लोड डिजाइन इसका टेंशन मेंबर, डिजाइन आपका कंप्रेशन मेंबर का यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे आप। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 6, फ्लेक्चरल मेंबर का डिजाइन करना है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का, ये भी आपका इसमें एलएसएम के थ्रू है। सातवां है रूफ ट्रस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में, फाइनली एग्जाम में आपसे पूछता है वो रूफ ट्रस का क्वेश्चन यह करेंगे। और लास्ट है यूनिट नंबर 8, प्लास्टिक एनालिसिस, जब स्टील है प्लास्टिक की तरह कैसे बिहेव करता है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। तो टोटल 8 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला यूनिट, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मतलब पहले सबसे पहले जानना होगा कि स्टील स्ट्रक्चर डिफिनेशन क्या है। स्टील क्या है, स्टील स्ट्रक्चर इज ए मेटल स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मेटल स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है स्ट्रक्चरल स्टील से। स्ट्रक्चरल स्टील का मतलब क्या, ऐसा स्टील जिसका एक शेप हो, साइज हो, डायमेंशन होता है, ठीक है, जिसको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से ताकि वो लोड को कैरी कर सके और प्रोवाइड करे रिजिडिटी, इंटीग्रिटी, क्योंकि इनके हाई स्ट्रेंथ, इनके ग्रेड के वजह से दिस स्ट्रक्चर इज reliable and require less raw material than other type of structure like concrete, timber structure etc. मतलब ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टील स्ट्रक्चर क्या है, ये मेनली आपके एक मेटल स्ट्रक्चर है। स्टील स्ट्रक्चर क्या है, मेटल स्ट्रक्चर है जो बने होते हैं किससे, स्ट्रक्चरल स्टील से मिलकर बने होते हैं। अब स्ट्रक्चरल स्टील क्या होता है, ऐसा स्टील जिसका एक पार्टिकुलर शेप होता है, साइज होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद इस लायक बनते हैं कि लोड को कैरी करे और लोड क्या करे, ट्रांसफर कर सके। ये जो मेटल स्ट्रक्चर होते हैं ये अदर मेटल के टाइप में रिस्पेक्ट में लेस रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जैसा आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर हो गया, टिम्बर स्ट्रक्चर हो गया, उसके रिस्पेक्ट में कम यूज करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या हमारे फायदे हैं स्टील स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, तो कहता है सबसे बड़ा फायदा कि रिलेटिवली चीप होता है, जबकि दूसरे मेटेरियल अगर कंपेयर करते हैं तो रिलेटिवली चीप होना मतलब क्या, सस्ता होना, ठीक है, दूसरे मेटल के रिस्पेक्ट में ये सस्ता होता है। स्टील को इजिली फैब्रिकेट किया जा सकता है, मतलब जोड़ा जा सकता है। फैब्रिकेट करना मतलब क्या, जोड़ करके अलग अलग चीजें है उसको इकट्ठा करके मतलब जोड़ के कोई स्ट्रक्चर तैयार करना। तो इजिली फैब्रिकेट कर सकते हैं, मैसिवली प्रोड्यूस करते हैं स्टील सेक्शन को, कैन बी प्रोड्यूस ऑफ साइट एट शॉप फ्लोर्स एंड देन असेंबल ऑन साइट। मतलब स्टील का सेक्शन को अलग अलग हम कहीं बनाते हैं और साइट पर, चाहे हम लैब में चाहे हमारा फैक्ट्री में, उसको हम एक साथ असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने की प्रक्रिया जो हमारी फैब्रिकेटेड कहलाती है। तो इसके वजह से हमारा टाइम सेव होता है, इफिशियंसी ऑफ ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी हमारा बढ़ जाता है। अगर हम कहें कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, 10 मंजिला इमारत बनानी है, तो आप उसको कंक्रीट का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो हो सकता है कि 6 महीने का समय लग जाए, ठीक है, लेकिन स्टील का अगर बनाना चाहें तो आपको विद इन 15 से 20 दिन में बन जाएगा, अगर आपके पास में मैन पावर अगर है तो, ठीक है। तो इसके लिए आपका टाइम, मनी सेव होता है और एफिशिएंसी बढ़ जाता है। दूसरा है, तीसरा कहता है स्टील ये टेंसाइल स्ट्रक्चर, हाई स्ट्रेंथ होता है टू वेट रेशियो, सो इट हैज हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट मास, so no matter how large the overall structure is, the steel section will be small, lightweight other building material। कहता कि ये दूसरे के रिस्पेक्ट में ये हल्का होता है और जितना हल्का होता है उससे कई गुना ज्यादा ये लोड को कैरी कर सकता है अगर हम कंक्रीट से कंपेयर करें तो। चौथा इसका एडवांटेज कहता है कि स्ट्रक्चरल स्टील ये वेरी फ्लेक्सिबल, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी शेप में इसको ढाला जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, बिना चेंज प्रॉपर्टी को चेंज किए हुए यू कैन कन्वर्ट इट इनटू शीट और टर्न इनटू वायर एज पर द डिजाइन। अगर रिक्वायरमेंट है चादर बनाने का तो उसको पीट पीट के चादर में तब्दील कर सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तार बनाने का तो उसको तार में भी तब्दील कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इट इज वेरी ड्यूरेबल स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चर कैन विथस्टैंड एक्सटर्नल प्रेशर सच एज अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। मतलब ये इस तरह के इस लायक होते हैं मटेरियल कि आपका ये अर्थक्वेक को भी कैरी कर सकता है, थंडर स्टॉर्म को ले सकता है और प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को भी ये सह सकता है। तो ये टाइप का मटेरियल होता है। तो 5 तरह के टोटल 5 हमने इसका एडवांटेज पे हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज
सबसे पहला डिसएडवांटेज, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। स्टील क्या है? अलॉय होता है आयरन का। आयरन क्या होता है कि इसका एक अवयव है, और जिसमें अब आयरन शब्द आ गया तो मतलब क्या होगा कि इसमें कोरोजन होगा, ठीक है, इसमें कोरोजन होगा। दिस मेक्स इट ससेप्टेबल टू कोरोजन, मतलब इसमें जंग लगने की संभावना रहेगी। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व टू सम एक्सटेंट यूजिंग एंटी कोरोजन एप्लीकेशन। तो इसके लिए हमको एंटी कोरोजन एप्लीकेशन लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहला इसका डिसएडवांटेज। दूसरा कहता है इट हैज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इट हैज टू बी पेंटेड टू मेक कोरोजन रेसिस्टेंट। तो इसमें कोरोजन रेसिस्टेंट बनाना तो आपको पेंट करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां भी आपका खर्च बढ़ सकता है। तीसरा कहता है कि देयर आर एक्सटेंसिव फायर प्रूफिंग कॉस्ट इन्वॉल्व एज स्टील इज नॉट फायर प्रूफ। हाँ, तो ये स्टील जो है फायर प्रूफ नहीं होता है, आग लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघलने की संभावना इसकी रहेगी, ठीक है। इन हाई टेम्परेचर स्टील लॉसेज इट प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्टील अपना प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। बकलिंग इज एन इशू विथ स्टील स्ट्रक्चर। बकलिंग भी एक मेजर इशू होता है, ताकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो कॉलम का लेंथ है हम जरूरत से ज्यादा बढ़ा सकें। अगर हमारी नीड है 5 मीटर के कॉलम का, तो हमको उसको 2 भाग में बनाना पड़ेगा। एक भाग में अगर बनाएंगे, एक लेंथ में बनाएंगे, तो बकलिंग आ सकता है। बकलिंग का मतलब हुआ कि जो आपका कंप्रेशन मेंबर पर लोड ऊपर से लगाते हैं, तो ये जो टेढ़ा हो जाएगा ना, ये अपना शेप चेंज कर लेगा। ये जो टेढ़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग बकलिंग कहते हैं, ठीक है। ये बकलिंग की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड द लास्ट वन इज स्टील हैज हाई एक्सपेंशन रेट विथ चेंजिंग टेम्परेचर, दिस कैन बी डिटरमेंटल ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो डेट्रीमेंटल्स, हाँ, तो स्टील का एक ये भी प्रॉपर्टीज होता है कि जब एक्सपेंशन होता है, हाई एक्सपेंशन होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ऐसा अगर होगा तो हमारा स्ट्रक्चर को धराशायी कर सकता है। तो ये आपके 5 हमने डिसएडवांटेज बताए और 5 हमने इसके एडवांटेज बताए, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है एडवांटेज डिसएडवांटेज स्टील का, आप इसको ध्यान में रखेंगे जरूर। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्शन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 5 तरह के सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ सेक्शन कितने हैं? 5 तरह के सेक्शन डिस्कस करेंगे, 5 सेक्शन। और ये आपका आईएस कोड में दिया हुआ है। आईएस दो कोड यहाँ पे यूज करना है, आईएस 800 2007 यूज करना है और SP 6 यूज करना है। कोड में ये दिया हुआ है, आप कोड से भी इसको लिख सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। सबसे पहला है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, मतलब इसको आई बीम या एच बीम के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज स्टील सेक्शन होते हैं। दिस सेक्शन फीचर्स आई और एच शेप में होते हैं, इसलिए उसको आई या एच नाम से जानते हैं। ये स्ट्रेंथ करता है, सपोर्ट करता है वेरियस लोड कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। बीम में, गर्डर में, कॉलम में, इसका सब में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। The wide flange design of I-beam offer excellent resistance to bending moment and shear force. तो bending moment और shear force को रेसिस्ट करने में भी कैपेबल होते हैं, मेकिंग दम आइडियल फॉर स्पैनिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड सपोर्टिंग हैवी लोड। हैवी लोड को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेनली आप रोल्ड स्टील सेक्शन के बारे में खाली सिर्फ इतना ही जानिए कि वो आई सेक्शन या एच सेक्शन होते हैं। इसको बीम में, गर्डर में, कॉलम के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये लोड को कैरी करने में सुटेबल होते हैं। ये टोटल 5 तरह के आते हैं। कौन कौन? ISLB, ISJB, WB, MB, HB। इन पांचों का नाम याद रखना जरूरी है, नहीं तो कोड में भी दिया हुआ है। IS कोड जब आप देखेंगे तो वहां भी आपको ये मेंशन रहेगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, JB मतलब जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम एंड इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। 5 तरह के ये होते हैं। अब इसमें से किसका यूज कहां पर होता है, एक दो आपको मैंने नोट्स यहाँ पर दे दिया हुआ है। ये कोड में आपको शायद ही मिले, ये नहीं मिलेंगे कोड में। ISLB यूज एज अ रूफ बीम। ISLB जो होता है पहला नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये आपको रूफ बीम में यूज होता है जहां पर लोड रिलेटिवली कम होते हैं, ठीक है। ISMB आर यूज एज द फ्लोर बीम। MB जो होते हैं फ्लोर बीम के लिए यूज करते हैं जहां पर लोड थोड़ा सा ज्यादा होंगे। ISHB या WB यूज किए जाते हैं कॉलम के लिए। और सभी सेक्शन का जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज होगा वो थिकनेस ऑफ वेब से ज्यादा होगा। अब फ्लेंज और वेब किसको कहते हैं? तो जो फ्लैट सरफेस देख रहे हैं इसको हम लोग फ्लेंज कहते हैं। आइए जो आप ये सरफेस देख रहे हैं इसको हम लोग वेब के नाम से जानते हैं। तो रूल्ड स्टील आई सेक्शन में हम देखते हैं कि थिकनेस ऑफ फ्लेंज ये ग्रेटर होता है थिकनेस ऑफ वेब का। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
ठीक है। चलिए दूसरा सेक्शन की बात कर लेते हैं। दूसरा सेक्शन है टी सेक्शन हमारा, ऐसा सेक्शन जो टी फॉर्म में आता है। देखिए जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको फ्लेंज कहते हैं, और जो ये कम वाला जो वर्टिकल पार्ट है उसको हम लोग वेब कहते हैं। टी सेक्शन मतलब टी शेप में, ऐसा स्टील का सेक्शन जो टी शेप में होता हो उसको कहते हैं कि हम लोग टी सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर सभी तरह के टी सेक्शन में ये टी एफ बराबर टी डब्ल्यू, थिकनेस ऑफ फ्लेंज बराबर थिकनेस ऑफ वेब का होता है। ठीक है, टी एफ का मतलब हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ फ्लेंज बराबर होगा थिकनेस ऑफ वेब का। ठीक है, सभी तरह के टी सेक्शन में। टी सेक्शन ISLT होते हैं, ISJT, ISHT, ISNT, ISST, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, जूनियर टी सेक्शन, वाइड फ्लेंज टी सेक्शन, नॉर्मल टी सेक्शन मतलब विड्थ बराबर डेप्थ होगा, और लॉन्ग लेग टी सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर सबका अलग अलग हो गया। यहाँ पर ISLT का मतलब तो लाइट हो गया, ठीक है, ISLT, ISJT का मतलब जूनियर हो गया, ठीक है, पहला दूसरा सही हो गया। तीसरा ISHT, HT का मतलब हो गया वाइड फ्लेंज टी सेक्शन। वाइड फ्लेंज का मतलब क्या, ये फ्लेंज बड़ा होगा और वेब कम होगा। ISHT का मतलब ये हो गया। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, जितना फ्लेंज होगा ना उतना ही वेब होगा, तो नॉर्मल हो गया। और इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग टी सेक्शन, फ्लेंज कम होगा और वेब इसका ज्यादा होगा, मतलब इस टाइप का ये बनेगा। तो ये टोटल आपका टी सेक्शन का टाइप्स होगा। चलिए तीसरा हम देखते हैं एंगल सेक्शन। तीसरा है एंगल सेक्शन, ऐसा स्टील जो किसी एंगल पर मुड़ा हुआ, जो किसी एंगल में जुड़ा हुआ हो उसको कहते हैं हम लोग एंगल सेक्शन। तीन तरह के होते हैं, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल और बल्ब एंगल, ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, एंगल सेक्शन आल्सो नोन एज एल शेप सेक्शन, इसको एल शेप सेक्शन भी कहा जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द देयर इक्वल और अनइक्वल साइज, ये इसको हम कैरेक्टराइज मतलब कि इसको बांटते हैं इक्वल और अनइक्वल साइज के रूप में। These sections are highly effective in resisting shear tension under point load. Angle sections are commonly used in braces, connecting members for built-up section, residential construction, infrastructure project, mining, transportation, different जहाँ पर यूज होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको वर्क करते हैं। मेनली इसके लिए पूछा जाता है कि आपका जो बल्ब वाला टी सेक्शन है कहाँ पर यूज किया जाता है, तो शिप बिल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। शिप बिल्डिंग के लिए आप इसको ध्यान रखेंगे, इसके लिए पूछा जाता है। ये तीन तरह के होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल एंड बल्ब एंगल, तीनों का डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखा है। बल्ब इंक्रीजेज द स्टिफनेस ऑफ एंगल, इट इज यूज्ड इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बल्ब एंगल का यूज कहाँ किया जाता है, एंगल वाले में बल्ब एंगल का यूज करते हैं जो शिप बिल्डिंग है उसके हम लोग निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में उसका हम लोग यूज करते हैं। चलिए चौथा है हमारा चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन का मतलब ऐसा सेक्शन जो सी शेप में होता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये सी आकार का, ABCD वाला सी आकार का है। ऐसे सेक्शन को हम लोग चैनल सेक्शन कहा जाता है। चैनल सेक्शन इंक्लूड टॉप एंड बॉटम फ्लेंजेज, ऐसा सेक्शन जिसमें दो फ्लेंज और एक वेब होता है। टॉप और बॉटम पे क्या है, फ्लेंज है, और सेंटर में क्या है, वेब होता है, connected by a wave. The key benefit of these sections are their cost effectiveness and high strength, making them ideal support in various smaller projects. ये किसी भी स्मॉलर प्रोजेक्ट में आइडियल सपोर्ट होते हैं। पता है कि चैनल सेक्शन को हम लोग बॉक्स सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम उल्टा घुमा दें तो ये हमारा बैक टू बैक अरेंजमेंट होगा, अगर फेस टू फेस कर दें अरेंजमेंट तो इसको हम लोग कहते हैं बॉक्स सेक्शन। इसको हम लोग बॉक्स सेक्शन के नाम से जानते हैं, और इसका हम लोग इस्तेमाल कॉलम के रूप में करते हैं। ठीक है, कॉलम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Channel find application in the suspended ceiling system, brickwork, resistant and the vertical sitting rails. They can serve as the structural component the various industry stability और strength के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनरली आप जान जाइए कि आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्या, कि बॉक्स सेक्शन में कौन सा सेक्शन यूज करते हैं बॉक्स सेक्शन के लिए, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं चैनल सेक्शन का। आप इतना याद रखिएगा, हमने इस बात को लिखा भी हुआ है। तो ये अगेन चार तरह के होंगे, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, JC जूनियर चैनल सेक्शन, MC मीडियम चैनल सेक्शन, ISSC इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन, ये चार तरह के होते हैं। चैनल सेक्शन का इस्तेमाल हम लोग परलीन कॉलम में करते हैं। ये CG जो होता है ना, चैनल सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये आउटसाइड ऑफ वेब होगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। और कॉलम सेक्शन यूजिंग बॉक्स सेक्शन के लिए, कॉलम के लिए हम लोग कौन सा सेक्शन यूज करते हैं,
तो बॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतना तरह का 4 नंबर का ये सेक्शन था। और लास्ट वन है हमारा शीट, फ्लैट या प्लेट या इसको शीट कहते हैं। मतलब कि ऐसा सेक्शन 5वां तरह का जो सेक्शन है जो ना तो किसी चीज से जुड़ा हुआ है ना कोई इसमें शेप होगा वो बिल्कुल क्या होगा फ्लैट होगा। ठीक है, तो ऐसा सेक्शन को हम लोग फ्लैट सेक्शन के नाम से जानते हैं। फ्लैट सेक्शन का मतलब स्टील प्लेट्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिकॉज दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट शेप लाइक एंड साइज। मतलब ये अलग अलग शेप और साइज में होते हैं, इनको जोड़ के हम किसी भी शेप में बनाए जा सकते हैं। चैनल वाला होगा तो किसी पार्टिकुलर जगह पे यूज होगा। अगर 2 फ्लैट है तो उसको जोड़ के हम चैनल भी बना सकते हैं, 3 है तो उसको जोड़ के हम लोग आपको एंगल सेक्शन चैनल सेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कनेक्शन ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास सेक्शन होता है उसको हम लोग फ्लैट कहते हैं। दीज प्लेट्स आर कॉमनली यूज टू reinforce स्ट्रक्चर और अटैच टू अदर स्टील सेक्शन। सम कॉमन एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन है फाउंडेशन में, स्काई स्कैपर्स में, एयरपोर्ट, मिलिट्री प्रोजेक्ट, शिप बिल्डिंग, प्रेशर वेसल्स, ऑयल एंड गैस। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी नाम जानते हैं आपका सब जगह पर इसका इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है कि किसी भी शेप में जुड़ सकता है, किसी भी शेप को ये गेन कर सकता है। इसको कहा जाता है कौन सा, स्टील प्लेट। ये अगेन 4 तरह के होते हैं, ISSH इंडियन स्टैंडर्ड शीट, ISPL इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट, ISRO इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। इसरो नहीं है, वो इंडियन रिसर्च वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये ISRO मतलब इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार है। ISSQ इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार होते हैं। देखिए इसका एग्जांपल बहुत लोग कॉपी चेक करते हैं, हमको देखने को मिलता है, इसरो वाला लिख देता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाला, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं होता है, याद रखेंगे इसको। फ्लैट्स आर यूज एज लेसिंग और बैटनिंग मेंबर और स्टिफनेस। लेसिंग और बैटनिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। जब आप पढ़ेंगे रूफ ट्रस यूनिट नंबर 7 तो वहां लेसिंग और बैटनिंग आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको राइटर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो ये आपका फ्लैट हो गया, जो आप देख रहे हैं डायग्राम, यहाँ पर इसको फ्लैट सेक्शन कहते हैं। तब तक हमने देखा स्टील का डिफिनेशन, स्टील के एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और कितने तरह के चैनल सेक्शन होते हैं। 5 तरह के चैनल सेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया हमने। ठीक है, तो 5 तरह का चैनल सेक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक का, जो है ग्रेड ऑफ स्टील। देखिए स्टील जो आप अभी आप आरसीसी पढ़ के आए हैं, आरसीसी में आपने ग्रेड देखा होगा Fe 250, Fe 415 और Fe 500, Fe 550। ठीक है, 600 650 DB आप इसमें यूज किए होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड आपने यूज किया होगा। तो ग्रेड ऑफ स्टील कहने का मतलब क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील का मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी अपनी क्वालिटी को ये बताता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो ग्रेड होंगे वो Fe 250 वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्टील बार्स यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप फ्लैट सेक्शन यूज कर रहे हैं, आप एक चैनल सेक्शन यूज कर रहे हैं, वो सेक्शन आता है। तो सेक्शन के लिए जो आपका ग्रेड होगा वो IS 200 2062 ग्रेड ए होता है। ठीक है, ग्रेड बी का होता है। ये दोनों ही ग्रेड इसके प्रॉपर्टीज में अंतर होते हैं, इसलिए इसको ग्रेड का नाम दिया गया है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इसको यह नामकरण किया गया है। इट स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील। ये हॉट रोल्ड मीडियम हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील के लिए होता है। मैन्युफैक्चर राउंड बार्स कन्फर्मिंग टू IS 2062 ग्रेड E250A फ्रॉम साइज 25 mm टू 80 mm। डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम में जाने जाते हैं। जैसे Fe 250 आप जानते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ग्रेड E250 है, E350 है, E410 है, इसी तरह का इसका नाम है। इसमें कुछ कमी रह गई थी, इसलिए ग्रेड बी लाया गया। ये IS 2062 कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील इंक्लूडिंग माइक्रो अलॉयड स्टील प्लेट्स, शीट, शेप एंड सेक्शन। दिस स्टैंडर्ड हैज फॉर्मली नोन एज द IS 226। नाउ 2062 रिप्लेस दिस स्पेसिफिकेशन E250 ग्रेड बी इज ए टाइप ऑफ IS 2062। मतलब ये दोनों ही जो ग्रेड है, दोनों ही स्टील का ग्रेड है, जिसका नामकरण किया गया है किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका ग्रेड वो स्टील का होता है जो कि हमारा जो चैनल सेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो ये थे टोटल आपके स्टील ऑफ ग्रेड के बारे में। ठीक है, स्टील का डिफिनेशन, स्टील का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड उसके बाद चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन के बाद हमने ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में बात किया। अब बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ लोड का।
कितने तरह के लोड स्टील स्ट्रक्चर पर अप्लाई किए जाते हैं, उस पर कैलकुलेशन, डिजाइनिंग कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ लोड आपने आरसीसी में भी पढ़ा होगा, वो सेम चीज है यहाँ भी, वो दोनों ही लोड, दोनों जगह लोड सेम होता है, लेकिन जब आप स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं वहां पर लोड का कंसिडरेशन अलग होता है, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर पर एयर का इम्पैक्ट ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्क्रीट वाला का, स्नो लोड का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, अर्थक्वेक का ज्यादा होता है, डेड लोड लाइव लोड तो दोनों जगह सेम ही होता है, लेकिन डेड लोड पर, डेड लोड का मतलब क्या हुआ कि खुद का वजन, अब आरसीसी में खुद का वजन तो ज्यादा होगा, स्टील में खुद का वजन कम होता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें वही हैं, कोड हम लोग वही यूज करने वाले हैं, तो जो मटेरियल होगा उस मटेरियल के लिए कोड में वो वैल्यू दी रहती है। यहाँ भी 5 तरह के लोड पढ़ेंगे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड एंड सेस्मिक लोड यानी कि अर्थक्वेक लोड। डेड लोड का मतलब क्या हो गया कि सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, खुद का वजन जो होता है, जैसे वेट ऑफ वॉल, फ्लोर, रूफ, बीम, कॉलम जितना भी है, खुद का वजन कहलाता है, और इसके लिए हम लोग IS 875 1987 पार्ट 1 यूज करते हैं। IS 875 जो है ना, ये सभी के कोड के लिए यूज होता है, लेकिन पार्ट 1 2 3 4 जो होता है ये सभी के लिए लोड का डिजाइन अलग अलग करते हैं। दूसरा लोड है लाइव लोड। लाइव लोड मतलब क्या कि ऐसा लोड जो मूव करता हो, जैसे हम लोग मूव करते हैं, जैसे कोई फर्नीचर हो गया मूव करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइक पीपुल, फर्नीचर, टेम्पोररी स्टोर्स, ठीक है, इसके लिए हमारा कौन सा आता है पार्ट 2। यहाँ भी IS 875 ही है, IS 875 है, लेकिन ये पार्ट 2 होता है। तीसरा है विंड लोड। विंड लोड क्या है, एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एक्ट, हवा बहता है तो हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है वो किसी भी स्ट्रक्चर पे, सरफेस ऑफ द वॉल्स, रूफ एंड द पिच रूफ ऑफ द स्ट्रक्चर। इस विंड लोड के लिए जो हम यूज करेंगे वो IS 875 पार्ट 3 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए IS कोड में ये भी आपको दिया हुआ है, ये जो हम बता रहे हैं ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसके लिए अलग अलग कोड आता है, और ये कोड का जरूरत पड़ेगा कहाँ, यूनिट नंबर 7 में, जब आप डिजाइन करेंगे रूफ ट्रस का, बिना कोड का डिजाइन नहीं होगा। अब कोड आपके पास कितना हो गए, 5 कोड ये और 2 कोड पहले बताया, 7 कोड, तो क्या सातों कोड प्रिंट कराना है, जी नहीं, सातों कोड प्रिंट नहीं कराइएगा, जो ये 5 कोड है ना, इसका सिलेक्टेड पेज हम बता देंगे, सिलेक्टेड पेज बता देंगे, वो पेज को रखना जरूरी पड़ेगा, विदाउट उसका आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू दे दी रहती है, लेकिन कुछ का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। अगला है स्नो लोड। अमाउंट ऑफ स्नो लोड डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज शेप एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, रूफिंग मटेरियल, तो जो स्नो लोड होता है उस पर डिपेंड करता है, और ये होता है आपका पार्ट नंबर 4, ये पार्ट 1 2 3 और ये पार्ट नंबर 4। एंड लास्ट वन है अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक यानी कि सेस्मिक लोड, इंटरनल फोर्सेज विच एक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ड्यू टू अर्थक्वेक डेवलप ग्राउंड मूवमेंट, और इसके लिए जो कोड आता है IS 893 2002 पार्ट 1, IS 1893 2002 अर्थक्वेक का हमारे पास में लोड होता है, उसका कोड होता है। तो ये टाइप्स ऑफ लोड है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिजाइन। मेथड ऑफ डिजाइन, 3 तरह के मेथड ऑफ डिजाइन है। डिजाइन करने के कितने मेथड है, टोटल 3 तरह के हैं। कौन कौन मेथड है, तो पहला मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा है अल्टीमेट लोड मेथड एंड तीसरा है लिमिट स्टेट मेथड। 3 मेथड से आप डिजाइन करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का टोटल कितने तरीके हैं, 3 तरीका। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मीन्स डिजाइन ऑफ स्टील मेंबर एंड कनेक्शन। आपके पास में एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट आपके साथ में है, इसको डिजाइन करने का कोई तो तरीका होगा, आप बोल्ट से करेंगे, वेल्ड से करेंगे, रिविट से करेंगे, लेकिन किस तरह से, कोई तरीका को तो फॉलो करेंगे। तो कहता है कि उसके बीच में जब आप काम करेंगे तो अप्लाइड लोड का ख्याल रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन का ख्याल रखेंगे, लोड ट्रांसफर का, मैकेनिज्म का, ताकि वो इकोनॉमिकल हो और लोड ट्रांसफर करने में सहूलियत हो। तो उस तरह से हम लोड का डिजाइन करते हैं। तो ये 3 तरह के डिजाइन होते हैं, वर्किंग स्टेट, अल्टीमेट एंड द लिमिट स्टेट, जिसमें नया सबसे होता है लिमिट स्टेट, क्योंकि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अल्टीमेट का मतलब ये भी आपका सेफ मेथड, लिमिट में सेफ है, अल्टीमेट में कुछ मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं रह जाता, इसमें ज्यादा खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि लोड को कुछ ज्यादा ही मान के चलता है। और वर्किंग स्टेट सबसे पुराना मेथड होता है, आरसीसी में भी आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। कहता है कि लिमिट स्टेट मेथड इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वाइडली यूज्ड मेथड टुडे, बैलेंसिंग सेफ्टी, इकोनॉमी एंड द सर्विसिबिलिटी। जो ये इकोनॉमी को, सेफ्टी को, सर्विसिबिलिटी को, सबको एक साथ बैलेंस करता है, इसलिए हम ज्यादातर LSM का इस्तेमाल करते हैं।
तीनों के बीच में कुछ कंपैरिजन है, कुछ इसमें डिफरेंसेज आपसे पूछे जाते हैं, तो डिफरेंसेज में हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या तीनों में डिफरेंस है। वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट एंड द लिमिट में बेसिस क्या है कि ये बेस है इलास्टिक थ्योरी पे, ये बेस है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे, और ये बेस है स्ट्रेंथ प्लस सर्विसिबिलिटी पे। मतलब ये इलास्टिक थ्योरी देता है क्या, स्ट्रेस रिमेन्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, कि स्ट्रेस जो है इलास्टिक लिमिट तक ही रिमेन्स रहेंगे, ठीक है। दूसरा है अल्टीमेट, मतलब ये फेलियर लोड तक इसमें स्ट्रेस रहेगा, और इसमें स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों के लिए यूजफुल रहते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी अप्रोच। सेफ्टी अप्रोच मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ भी अप्लाई करते हैं लेकिन कम रहता है, यहाँ पर लोड फैक्टर अप्लाई करते हैं, ताकि लोड फैक्टर अप्लाई करने की वजह से ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं, लोड के लिए अलग, मटेरियल के लिए अलग, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा हमको सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है, ठीक है। अगर बात कर ले स्ट्रेंथ यूटिलाइजेशन का, तो ये कंजर्वेटिव रहता है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है। मतलब अगर हम डिजाइन किए हैं 100 लोग के लिए, तो 100 लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, उसमें कम के लिए ही लोग वहां पहुंच पाते हैं, तो ये कंजर्वेटिव रहता है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है। ये जो है WSM से बेटर होता है, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से इसमें सही नहीं हो पाता है। एंड सबसे ज़्यादा होता है मोस्ट एफिशिएंट LSM। बात कर ले सर्विसिबिलिटी कंसिडरेशन का, सर्विसिबिलिटी कंसिडरेशन का, तो ये इंश्योर रहता है सर्विसिबिलिटी में, ठीक है, नॉट फुली इंश्योर, और ये भी हमारा इंश्योर रहता है कि सर्विस हमको प्रोवाइड करेगा ही करेगा। चलिए नेक्स्ट है इकोनॉमी, तो ये अनइकोनॉमिकल, ये मोर इकोनॉमिकल देन WSM, और ये मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। ये हमने बात किया था ना कि ज्यादा महंगा पड़ जाता है, ये हमारा अनइकोनॉमिकल होता है, हैवियर सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इकोनॉमिकल होगा लेकिन WSM से कम पड़ेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, आपका ज्यादा बचत भी होगा और आपका यूज भी ज्यादा होता है LSM के लिए, आप ऐसा लिख सकते हैं। असज क्या है, असज में ये आउटडेटेड हो चुका है, इसका यूज लिमिटेड हो गया है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं LSM का। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो आप अपने से भी डिफरेंसेस बना सकते हैं, अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं, अगर आप तीनों मेथड को RCC में भी अगर पढ़े होंगे, RCC वाला भी यहाँ पर भी सेम ही चीज होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके इतने इस यूनिट नंबर 1 में, जो कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना था, कि क्या आपके इंट्रोडक्शन है, डिफिनीशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ सेक्शन, ग्रेड ऑफ स्टील, टाइप्स ऑफ लोड, और मेथड ऑफ डिजाइन के लिए हमने बात की थी इसमें। यूनिट नंबर जो 2 होगा वो लिमिट स्टेट का डिजाइन होगा, वहां से शुरू करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 2 के बारे में। न्यूमेरिकल फर्स्ट और सेकंड यूनिट में नहीं है, न्यूमेरिकल आपका यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट होगा, जो कि कनेक्शन का चैप्टर है, बोल्टेड, वेल्डेड और रिविटेड का, वहां से आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू। अच्छा।